आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रियाजी जमात शशम का यूनिट नंबर जो 5 है, यूनिट नंबर 11 है, उसको हम स्टडी करते हैं। और ये हमारे पास एक डोमेन है जिसका नाम है जी डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट क्या होता है? डाटा मैनेजमेंट का मतलब ये है कि डाटा को तरतीब देना, डाटा को मैनेज करना। अब उस मैनेजमेंट में क्या आता है, देखें जी। डाटा मैनेजमेंट इज़ अ प्रैक्टिस। डाटा मैनेजमेंट क्या है जी? ये एक प्रैक्टिस है। किस चीज़ की प्रैक्टिस है? आप इधर देखें जी। डाटा मैनेजमेंट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्सेसिंग डाटा। इसमें कुछ बातें हैं, इनको ज़रा गौर करें। डाटा मैनेजमेंट जो है वो एक प्रैक्टिस है, एक अमल का नाम है। और उसमें कौन कौन से अमल हैं, वो जो हम अमल करेंगे उसमें स्टेप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कलेक्टिंग ऑफ डाटा, यानी डाटा को हमने क्या करना है? कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है। मिसाल के तौर पर हमने कोई सर्वे अरेंज करना है, जैसा कि मतलब हम ये पूछ सकते हैं एक क्लास के अंदर कि बेटा आपको कौन सा कलर पसंद है। हम 2-3 कलर दे देते हैं और हर बच्चे से पूछते हैं इन 3 कलर्स में से आपको कौन सा कलर पसंद है। तो ये है जी कलेक्टिंग ऑफ डाटा की मिसाल। कलेक्टिंग ऑफ डाटा के बाद जो दूसरा स्टेप है वो है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। अब जब हम क्या करेंगे, कोई सर्वे करते हैं, उस सर्वे का एक हम मतलब सर्वे के बाद एक हमारे पास रिज़ल्ट बन जाता है। उस रिज़ल्ट में हम ये देखते हैं, मतलब वो रिज़ल्ट बनाते हैं कि कितने लोगों को कौन कौन सा कलर पसंद आया। यानी 3 जो कलर हमने पूरी क्लास में दिए थे, तो हर स्टूडेंट की अपनी एक चॉइस होगी। वो उन 3 कलर में से अपना एक कलर का क्या करेगा? इंतखाब करेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने बच्चों ने मतलब कौन सा कलर पसंद किया। तो इसे हम एक पेज के ऊपर तरतीब देंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। यानी हम इसको भी रिज़ल्ट हमारे पब्लिश नहीं हुए, हमने किसी को नहीं बताया। हम अपने ब्याह पर जैसे ही डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उनकी नंबरिंग जो होगी उसे ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा कहते हैं। उसके बाद है जी एक्सेसिंग डाटा। उस डाटा को हम एक्सेस करके क्या करेंगे? रिजल्ट क्रिएट करेंगे टू सपोर्ट प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड डिसीजन मेकिंग। तो उससे हम क्या करेंगे? रिजल्ट बनाएंगे। रिजल्ट को हम करते हैं जी डिस्प्ले। यानी पहले हम क्या करते हैं? कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन के बाद अब हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम क्या करेंगे? डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले कब होगा? जब हमारा रिजल्ट तैयार हो जाएगा। तो उसमें फिर हम देखेंगे मुख्तलिफ फैक्टर हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। और इस अमल को हम बोलते हैं इंटरप्रीटिंग। ठीक है, इंटरप्रीटिंग का मतलब ये है कि हमने देखना है कि कितने बच्चों को सबसे ज़्यादा कौन सा कलर पसंद आया, यानी सबसे ज़्यादा बच्चों ने कौन सा कलर पसंद किया और सबसे कम बच्चों ने कौन सा कलर पसंद किया। या यूं हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कलर और सबसे कम कलर के दरमियान जो बच्चों का डिफरेंस है वो कितना है। तो ये क्वेश्चन लामहदूद हो सकते हैं। तो हमारे ये स्टेप जो हैं इनको हम ज़रा देखते हैं। 4 स्टेप हैं हमारे डाटा मैनेजमेंट के अंदर। तो उन 4 स्टेप्स को हम देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा। दूसरे नंबर पर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तीसरे नंबर पर है हमारे पास डिस्प्ले ऑफ डाटा। चौथे नंबर पर है हमारे पास इंटरप्रिटेशन, यानी सवाल और जवाब का ये वक्फा होगा इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, और ये डिस्प्ले ऑफ जो हमारा होगा इसमें रिजल्ट होंगे, जो हम चार्ट बनाएंगे वो लगाएंगे। इसके बाद इन 4 स्टेप्स के बाद हमारी बुक के अंदर जो डेफिनेशन है डाटा की, उसको ज़रा देखें जी। डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। डाटा जो है वो किसी भी इंफॉर्मेशन की कलेक्शन है, यानी हम इंफॉर्मेशन इकट्ठे करेंगे। या एंड फैक्ट लिखा हुआ है, एंड फैक्ट का मतलब कुछ हकायक होंगे, यानी कुछ मालूमात होंगी या कुछ हकायक होंगे। उनकी बुनियाद पर हम कुछ डाटा इकट्ठा करेंगे, कुछ कलेक्शन करेंगे। उस कलेक्शन का नाम डाटा है। अब वो कलेक्शन किस टाइप की हो सकती है उसको ज़रा देखते हैं। उस डाटा के अंदर सच एज नंबर्स, नंबर हो सकते हैं, वर्ड्स,
वर्ड अल्फाज हो सकते हैं, मेजरमेंट्स कुछ पैमाइशें हो सकती हैं, ऑब्जर्वेशन कुछ मुशाहिदात हो सकते हैं, आर इवन डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग या चीज़ों के मुतल्लिक कुछ डिस्क्रिप्शन होती हैं, कुछ बयान किया जाता है। ठीक है, यानी हमारे डाटा के अंदर क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले तो देखें, डाटा है जी कलेक्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट। डाटा जो है इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स की कलेक्शन है। उस डाटा के अंदर कौन कौन सी टाइप की हमारे पास इंफॉर्मेशन या फैक्ट हैं, उनमें हमारे पास नंबर हैं, वर्ड्स हैं, उसके बाद मेजरमेंट भी हो सकती है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स भी हो सकती है। पांच चीज़ें याद रखें। ये हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास डाटा की टाइप्स आ गई, यानी किस टाइप का डाटा आ सकता है। तो उसमें नंबर आ सकते हैं पहले नंबर पर, दूसरे पर वर्ड्स आ सकते हैं, तीसरे पर मेजरमेंट्स आ सकती हैं, चौथे पर ऑब्जर्वेशन आ सकती हैं, और पांचवें पर डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स आ सकती हैं। ये बुक में लिखा हुआ है डाटा की डेफिनेशन के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं जी, हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, एक हमारे पास रिमेम्बरिंग के लिए, याद रखने के लिए मालूमात हैं हमारे पास एक यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है दी गई है, उसको ज़रा देखते हैं। अ सर्वे इज़ अ मेथड। सर्वे एक तरीका का नाम है। सर्वे क्या है, एक तरीका का नाम है। वो तरीका क्या करता है उसके बारे में देखें। ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन या डाटा, यानी ये जो सर्वे है ये एक तरीका है। इस तरीके के अंदर हम कलेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं, यानी या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे या डाटा इकट्ठा करेंगे अबाउट अ ग्रुप, किसी ग्रुप के मुतालिक। यानी हमारे पास एक सर्वे होगा, उस सर्वे के अंदर हम जो इंफॉर्मेशन या डाटा इकट्ठा करेंगे वो उसका नाम क्या है, सर्वे। अब सर्वे के बाद हमारे पास आता है जी, ये देखें, ये एक पिक्चर दिखाई गई है। इसमें मतलब एक हमारे पास सर्वे कंडक्ट करने वाला होता है बंदा, और दूसरे उसके रिस्पोंडेंट होते हैं जिनसे पूछा जा सकता है। यानी एक बंदा पूछने वाला होता है और दूसरा बताने वाला होता है। तो ये हमारा एक सर्वे हो रहा है, उसकी एग्जांपल है यहाँ पर ये कंडक्शन का एक काम जारी है, यानी सर्वे हो रहा है। इसके बाद जो भी सर्वे हुआ हमने उसका रिजल्ट दिया, उसका रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ दिया, यानी ग्राफ बना दिया। अब ग्राफ की हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरी होती हैं, लेकिन उनको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। हम अभी ये देखेंगे, हमारे पास ये ग्राफ है। तो ग्राफ में क्या है, हमारे पास ये इधर क्लियर नहीं है, बुक के ऊपर आप अगर देखें तो ये नाम जो है क्लियर है। अब इस बच्चे का, अब यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट, अब नीचे ये बच्चे का नाम है। उसके बाद यहाँ पर हैं जी ऑब्जेक्टिव मार्क्स, ठीक है। तो ऑब्टेन्ड मार्क, यानी उसने कितने नंबर लिए हैं, ये एक रिज़ल्ट है। यानी यूँ समझे क्लास में बच्चों का ये रिज़ल्ट है। हमारे पास ये जो लड़की है नौरीन शायद लिखा हुआ है, तो नौरीन के नंबर कितने हैं जी। आप यहाँ से ऐसे जाएं, यहाँ जाने के बाद इधर से नंबर वाली टेबल से देखें तो ये 3 है। नौरीन के जो नंबर हैं वो 3 हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कोई और नाम है, नाम क्लियर नहीं हो रहा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये इसका ग्राफ इधर ख़त्म हो रहा है, इधर से हम थोड़ा सा यूँ हैं तो इसके 10 नंबर हैं। उसके बाद हम जाते हैं जी, ये हमारे पास तीसरा बच्चा है, इसके नंबर यहाँ ख़त्म हो रहे हैं, तो इधर से जाएं तो इसके 6 नंबर बनते हैं। उसके बाद जो अगला बच्चा है उसका देखें जी, अगला बच्चा है जी, इसका रिज़ल्ट यहाँ तक गया यहाँ से जाएंगे तो इसके 7 नंबर हैं। इससे जो अगला बच्चा है उसका रिज़ल्ट हमारा यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक, इसको अगर ले जाएं तो इसके 5 नंबर हैं। इसके बाद ये चूँकि इसके बराबर ग्राफ है तो इसके भी 5 नंबर हैं। अब इससे अगला ये जो स्टूडेंट है, नाम आप खुद पढ़ लें, तो ये हमारे पास इसके 9 नंबर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्प्ले ऑफ डाटा, यानी डाटा का रिज़ल्ट है। अब इस रिज़ल्ट की बुनियाद पर हम कुछ सवालात करते हैं। मिसाल के तौर पर जब क्लास का रिज़ल्ट आता है तो उसमें तुलबा को पता होता है भाई कौन पहले नंबर पर आया है, कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ है, किसके कितने कितने नंबर हैं, तो वो रिज़ल्ट शीट में लिखा होता है। तो ये हमारा डाटा है। डाटे की बुनियाद पर अब हम कुछ सवालात करने जा रहे हैं। सवाल क्या है जी,
इफ ईच बार इन द बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द ऑब्टेन मार्क्स। वो कहता है जी अगर हमारे पास जो बार ग्राफ है, हमारे पास जो बार ग्राफ है, अगर वो ऑब्टेन मार्क को ज़ाहिर करता है, यानी हमने कितने नंबर हासिल किए हैं उनको ज़ाहिर करता है, ऑफ द स्टूडेंट, तुलबा के, देन फाइंड, तो फिर हमने मालूम करना है, क्या मालूम करना है उसको ज़रा देखें जी। यहाँ पर लिखा हुआ है जी हु हैज़, किसके पास है, क्या, मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब होता है सबसे ज़्यादा नंबर। यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाला कौन सा तालिब इल्म है। हु हैज़, तो हु हम उस तालिब इल्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिसने ज़्यादा नंबर हासिल किए। अच्छा, यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, सबसे ज़्यादा नंबर कितने हैं। अच्छा, तो ये आप लोगों ने नीचे ग्राफ को देखकर जवाब देना है। अब ग्राफ को देखते हैं तो यहाँ पर इनके नाम तो क्लियर नहीं हो रहे, लेकिन ये वाला जो बच्चा है, नाम आप खुद देख लें, तो इसके जो हैं 10 नंबर हैं, तो ये नाम आपने बताना है इस सवाल का जवाब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी हु हैज़ मिनिमम मार्क्स। मिनिमम होता है सबसे कम नंबर किसके हैं जी, उनको देखते हैं। अब सबसे कम नंबर जो हैं वो हमारे पास जो स्टूडेंट आ रहा है वो ये नौरीन है आई थिंक, तो इसके नंबर हैं जी ये 3 नंबर हैं। तो इस तरीके से हमने इस ग्राफ को देखना है और इसका सलूशन निकालना है। अब इसके बाद हम देखते हैं एक की आ गई है। अच्छा, की का क्या काम होता है। की जो है किसी ग्राफ को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसमें ये कलर दिए गए हैं। अब की के अंदर जो कलर हैं वो हमें बताएंगे, ग्राफ के मुतालिक इंफॉर्मेशन देंगे। तो अब ये हम देखते हैं, तो की में सबसे पहले हमारे पास है जी ब्लू कलर, नीला रंग। नीला रंग किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है, बिफोर वर्किंग एज, यानी ये वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 से 7 साल तक है। ये वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 से 7 साल तक है, उनका जो ग्राफ है वो नीले कलर से बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है वर्किंग एज ऑफ 18 to 65 ईयर्स। अब 18 से 65 साल के जो हमारे पास लोग हैं, उनका जो कलर है ग्राफ में वो पिंक कलर होगा, ठीक है। यानी जो हमारे पास 18 से 65 साल के लोग होंगे उन्हें बोलते हैं वर्किंग एज, यानी काम करने वाले जो लोग हैं उनकी उम्र 18 से 65 साल हैं, और उनको ज़ाहिर किया गया है जी पिंक कलर से। अब उसके बाद जो हमारे पास नीचे ऑप्शन है आफ्टर वर्किंग 65 प्लस, 65 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग वो काम के बाद होंगे। यहाँ पर कलर गलत दिया हुआ है, तो कलर इनका आप कर लें जनाब, ये येलो कर लें, ठीक है। तो ये कलर जो है उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये की हमें मालूमात दे रही है कि ग्राफ को पढ़ने से पहले आप लोगों को ये कलर की निशानदाही का पता हो, तो ये की हमें ग्राफ के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। मिसाल के तौर पर अब हम ग्राफ को तरह देखते हैं, तो वहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा कि की जो है वो किस तरह हमारी मदद करती है। ये हमारे पास ग्राफ है। अब ग्राफ के अंदर ना उम्रें लिखी हुई हैं ना कुछ कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे पास जो कलर था मतलब नीला कलर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 57%, या ये देखें इसका जो है मैक्सिमम पोर्शन है वो 57% लोगों का है। अब 57% कौन से लोग हैं, अगर हम देखें तो ये नीले कलर वाले हैं, यानी 1 से 7 साल की उम्र के जो बिफोर वर्किंग एज के लोग हैं वो ज़्यादा हैं। अब इनसे जो कम हैं वो कौन से हैं जी, वो हैं जी 36%, और जो हमारे पास हैं जी पिंक कलर के। अब अगर पिंक कलर को देखें तो ये हमारे पास जो पिंक कलर दरमियान वाला है, हमारे पास ये वाला, तो ये हमारे पास हैं 18 से 65 साल के लोग, वो इनसे यानी 1 से 7 साल के लोगों से ये वाले कम हैं, ठीक है। अब ग्राफ में देखें तो ग्राफ के अंदर जो हमारे पास ये शो हो रहा है वो ये वाला पोर्शन है, यानी 36% है। उसके बाद हम देखते हैं
जो हमारा इधर येलो है और इधर हमारे पास क्या है, फिर पिंक है, तो ये हमारा येलो कलर है। ठीक है, तो येलो कलर के अंदर जो 65 साल के बाद लोग जो काम नहीं कर सकते, मतलब बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको आफ्टर वर्किंग का नाम दिया गया है। तो आफ्टर वर्किंग वाले कितने हैं, वो हमारे पास हैं जी 7%। ठीक है, हमारे पास सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब एक सर्कल का एंगल होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 205 जमा 130 और जमा 25 डिग्री, इनको अगर हम जमा करें तो जमा करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 360 डिग्री ही आएगा। तो अब हम पाई चार्ट के, क्योंकि हमने यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करनी, तो उसको हम अगले मरहले में करेंगे। अभी फ़िलहाल ग्राफ को पढ़ने का तरीका आप लोगों को बताना था, तो ये हमारे पास तरीका था, ये हमारे पास ग्राफ है। अब ग्राफ के रिजल्ट जो हैं वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहता है जी, इफ ईच सेक्टर इन द पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द वर्किंग स्टेज ऑफ पॉपुलेशन। कहता है यहाँ पर जो हमारे पास है सेक्टर, यानी दायरे का एक टुकड़ा जिसमें उसका मरकज शामिल हो, उसको हम सेक्टर बोलते हैं। यानी दायरे का एक ऐसा टुकड़ा जो दो रिदासों से और एक उसकी कोस से बनाया गया हो। शक्ल में दोबारा दिखा देता हूँ। ये वाला पोर्शन, यानी ये हमारे पास दायरे का एक रिदास है, उसके बाद ये भी दायरे का एक रिदास है, ये दायरे की कोस होती है। अब इस तरह का जो टुकड़ा होगा वो सेक्टर कहलाएगा। अब हमारे पास इस फिगर में कितने सेक्टर हैं, इनको देखें तो हमारे पास जो दूसरा सेक्टर है वो ये वाला आ रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह अब हम तीसरे सेक्टर को देखते हैं कि तीसरा सेक्टर हमारा कौन सा है जी। तो तीसरा सेक्टर हमारा ये वाला आ गया। ठीक है, तो दायरे के सेक्टर की शक्ल में हम क्या करेंगे, ग्राफ को ज़हर करेंगे। ठीक है, कौन कौन से, यानी काम से पहले वाले लोग, काम करने वाले लोग और काम के बाद बूढ़े लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सवाल किया जा रहा है, सवाल ये है जी, हाउ मच पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिप्रेजेंट वर्किंग एज। वर्किंग एज को कितने हिस्सा जो है वो ज़ाहिर करता है। तो आप सिंपली ग्राफ में देखेंगे तो जो वर्किंग एज है वो हमारे पास ज़ाहिर कर रहा है जी 36% लोगों को लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, हाउ मच पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिप्रेजेंट्स आफ्टर वर्किंग एज। तो काम करने के बाद यानी बूढ़े लोगों की जो हिस्सा है वो कितना है, तो उसको हम ग्राफ में देखें तो वो ये जो येलो कलर का नज़र आ रहा है ये हमारे पास 7% है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, डाटा की टाइप्स हैं। तो डाटा की हमारे पास मेन दो टाइप्स हैं। एक को हमने नाम दिया है ग्रुप डाटा का, और दूसरा हमारे पास क्या है, अनग्रुप्ड डाटा है। यानी ग्रुप डाटा और अनग्रुप्ड डाटा, वो क्या है, ग्रुप डाटा ग्रुप की शक्ल में होता है, क्लास की शक्ल में होता है। जैसे हमारे पास हम कहते हैं 1 से 3 तक नंबर, या हम कह देते हैं 1 से 5 तक नंबर, या हम कह सकते हैं 6 से 8 तक नंबर, या हम कह सकते हैं 10 से 12 तक नंबर। यानी नंबर्स का क्या होगा, एक ग्रुप होगा। जैसे ये एक ग्रुप है हमारे पास, यानी इसमें 10 11 12 3 नंबर का ग्रुप है। 6 7 8 ये भी 3 नंबर का ग्रुप है। 1 से 3 ये हमारे पास 1 2 3 3 नंबर का ग्रुप है। ये हमारे पास 5 नंबर का ग्रुप है। तो इस तरह की जो ग्रुपिंग होगी, क्लास होगी, अगर हमारे पास जो डाटा है क्लास की शक्ल में तरतीब दिया गया हो, तो इस तरह के डाटा को हम बोलते हैं जी ग्रुप डाटा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा क्या होता है, ये हमारे पास अकेला अकेला नंबर होता है। जैसे हमारे पास आ जाता है जी 28 25 23 12 10 6, इस तरीके से हमारे पास जो मिसाल के तौर पे डाटा है उसको हम बोलते हैं जी अनग्रुप डाटा। अब इनको हम ज़रा बार बार स्टडी करते हैं, देखते हैं जी क्या ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा जो है हमारे पास, इसको मैं दोबारा करता हूँ, ये थोड़ी नंबरिंग उसमें हो रही है। अब अनग्रुप डाटा
डेटा विच प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन आर डेटा पॉइंट इंडिविजुअली का मतलब ये है कि ये हमारे पास वो डाटा है जो अकेले अकेले चीज़ की अकेले अकेले चीज़ की या अकेले अकेले पर्सन की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करे। ठीक है, इज़ नोन एज अनग्रुप डाटा। तो उसको हम क्या बोलते हैं जी? अनग्रुप डाटा। इसकी मिसाल देखें जी, द फॉलोइंग टेबल शोज द स्कोर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब हमारे पास पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, उसमें मतलब 11 खिलाड़ी होते हैं जो खेलने जाते हैं, तो हर खिलाड़ी का जो स्कोर है वो अलग अलग होता है। तो उसका अगर हम उस मतलब खिलाड़ी का अलग अलग स्कोर बताएंगे तो वो हमारे पास अनग्रुप डाटा होगा। मिसाल के तौर पर ये हमारा मैच हो रहा है, मैच के अख्ताम पर हम देखते हैं स्कोर कार्ड को। तो ये हमारे पास एक स्कोर कार्ड है। स्कोर कार्ड के अंदर पहले है नेम ऑफ प्लेयर, नेम ऑफ प्लेयर खिलाड़ी का नाम है, नीचे उसके क्या है? रन है। यानी अब हमारे पास इस टेबल के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं। क्या? एक हमारे पास नाम है और दूसरा हमारे पास स्कोर है। ये ब्लू लाइन से नीचे स्कोर है, ऊपर क्या है हमारे पास? नेम है। अब जो नेम वाला है उसको देखते हैं जी, सरफराज के नीचे अगर देखें इस टेबल में तो सरफराज ने 19 रन बनाए हैं, सरफराज ने 19 स्कोर किए हैं। उसके बाद आगे देखें उमर, उमर ने 25 स्कोर किए हैं। यानी अब एक अकेले अकेले इंसान अकेले अकेले खिलाड़ी के नंबर्स दिए जा रहे हैं, उनके स्कोर दिए जा रहे हैं। तो इस तरह के डाटा को हम बोलते हैं जी अनग्रुप्ड डाटा। इसके बाद देखें हमारे पास एक और खिलाड़ी है जी, हफीज़। हफीज़ ने 15 स्कोर किए हैं। शुएब को देखें जी, उसने 45 स्कोर किए हैं। यासिर को देखें, उसने 80 स्कोर किए हैं। आमिर को देखें तो उसने 20 स्कोर किए हैं। कामरान को देखें तो उसने 7 स्कोर किए हैं। शाहिद को देखें तो 18 स्कोर किए हैं। अब ये देखें ना, हर खिलाड़ी का जो है अलग अलग स्कोर दिखाया जा रहा है। ये हमारे पास क्या है? अनग्रुप डाटा। अब अगर ये कहा जाता कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है टीम है उसमें सरफराज से लेकर वकास तक जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने इतने स्कोर किए, ठीक है, तो वो अगर हम क्लास की शक्ल में कहते तो फिर वो अनग्रुप डाटा ना होता। उसके बाद हमारे पास है जी फ़हीम, उसके बाद वसीम, उसके बाद हमारे पास वकास है। तो इन तमाम लोगों के जो हैं हमारे पास इंडिविजुअल या अलग अलग स्कोर हैं। तो इस तरह के डाटा को हम बोलते हैं जी अनग्रुप डाटा। अब यहाँ पर एक चीज़ है समझाने वाली है, ये आप ज़रा समझ लें, टेलीमार्क। अब टेलीमार्क क्या होता है? टेलीमार्क इज़ अ सिंबल, ये हमारे पास एक अलामत होती है। किस चीज़ की जी? वो अलामत ये है, यानी हम ऐसे एक निशान लगा देते हैं और इसी को हम टेलीमार्क का निशान देते हैं। अ टेलीमार्क इज अ सिंबल, ये एक अलामत होती है लाइक दिस, इस तरह की। इट इज़ यूज टू काउंट द थिंग लाइक दिस। तो ये हमारे पास चीज़ों की जो काउंटिंग है उसके लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कुछ डाटा दिया हुआ है। इफ़ वी हैव सम नंबर्स एज, हमारे पास कुछ नंबर हैं, ये हमारे पास अनग्रुप डाटा के कुछ नंबर हैं, यानी ये नंबर हैं। अब हम देखेंगे 26 है, तो ये हमारे पास एक टेबल बनी हुई है जहाँ पर 26 लिखा हुआ है। तो पहले हम इस 26 को देखेंगे, तो 26 के खाने में एक हम टेली मार्क लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया जी 25, तो 25 के खाने में भी हम एक टेली मार्क लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया जी 27, 27 की टेबल में भी हम एक टेली मार्क लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया जी 26, दोबारा आ गया, तो 26 के कॉलम में हम एक टेली मार्क का निशान फिर लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया जी 28, अब 28 के टेबल में हम एक टेली मार्क लगाएंगे। उसके बाद फिर आ गया जी 25, 25 की टेबल में अब देखें पहले भी एक निशान लगा हुआ है, अब दूसरा लगा देंगे। उसके बाद आ गया है जी 23, 23 के टेबल में भी हमने टेली मार्क लगा दिया। उसके बाद 18, अब 18 की टेबल में भी हम एक टेली मार्क लगा देंगे। उसके बाद फिर 25 आ गया, तो 25 की टेबल में फिर हमने टेली मार्क लगाना है। अब देखें ना, टेली मार्क का काम क्या है, उधर से हम एक नंबर देखते जाएंगे। उसके बाद देखेंगे भी कौन से मतलब वो ना इसके अंदर आ रहा है, टेबल के कौन से डब्बे में कौन से कॉलम में आ रहा है, तो वहाँ निशान लगाएंगे। अब जैसे हमारे पास ये 26 आ गया, तो 26 की जो हमारी टेबल है वहाँ भी टेली मार्क लगाएंगे। अब ये टेली मार्क असल में होता क्या है? टेली मार्क
हम एक तरीका है जो हमें बताता है कि ये नंबर कितनी दफ़ा रिपीट हुआ। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो 18 है वो एक दफ़ा रिपीट हुआ इस टेबल के अंदर, इस मतलब हमारे पास जो डाटा था। 23 भी एक दफ़ा आया, 25 तीन दफ़ा आया, 26 भी तीन दफ़ा आया, 27 एक दफ़ा और 28 एक दफ़ा। टैली मार्क होता है नंबर की रिपीटिशन ज़ाहिर करने के लिए, नंबर की तादाद ज़ाहिर करने के लिए कि कोई नंबर इस टेबल में कितनी दफ़ा आया है। जितनी दफ़ा एक नंबर टेबल में आएगा तो उसको नंबर की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी 18 की फ्रीक्वेंसी एक है, 23 की फ्रीक्वेंसी एक है, 25 की फ्रीक्वेंसी तीन है, 26 की फ्रीक्वेंसी तीन है, 27 की एक है, 28 की एक है। तो ये हमारे पास हो गया टैली मार्क का निशान। और टैली मार्क का निशान लगाने का मकसद कि हम क्यों ये टैली मार्क का निशान लगाते हैं और इससे हम क्या हासिल करते हैं, तो ये मैंने बता दिया कि टैली मार्क का निशान फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखें, अब हमारे पास है जी वो नंबर हैं जो हमने अभी चेक किए हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा, अब ग्रुप डाटा क्या होता है? अ डाटा विच इज़ गिवन इन इंटरवल। अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर कोई डाटा क्लास की शक्ल में या इंटरवल की शक्ल में हमें मिलेगा तो वो हमारे पास क्या होगा? ग्रुप डाटा होगा। तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं। अ डाटा विच इज़ गिवन इन इंटरवल आर ग्रुप। ये बुक के अंदर डेफिनेशन है। द डाटा विच इज़ गिवन इन इंटरवल आर ग्रुप, वो डाटा जो किसी वक्फा या ग्रुप की शक्ल में प्रोवाइड किया गया हो। अच्छा, ग्रुप की शक्ल में दिया गया हो और वो क्या करता है? प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, मालूमात देता है। किस चीज़ की जी? अबाउट डाटा। तो अभी हमने पढ़ा था अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा में हमने कहा था कि वो जो डाटा होता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है इंडिविजुअल की। ये हमें एक क्लास या ग्रुप की देता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये 0 से 19 तक एक क्लास है। कलर में चेंज कर रहा हूँ। 0 से 19 तक एक क्लास है, 20 से 39 तक एक क्लास है, 40 से 59 तक एक क्लास है, 60 से 79 तक भी एक क्लास है, 80 से 99 तक जो हमारे पास 99 है उसकी भी एक क्लास है। तो इस तरह के डाटा को हम बोलते हैं जी ग्रुप्ड डाटा या क्लास डाटा। ठीक हो गया? या इंटरवल डाटा भी इसको बोलते हैं। तो अब देखें जी, इन आप ऑफ एग्जाम्पल, अभी उसने एग्जाम्पल दिए। द रन्स ऑफ द प्लेयर कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। तो हमने अभी ना अनग्रुप डाटा में पढ़ा था कि तुलबा ने, मतलब हमारे पास खिलाड़ियों ने नंबर हासिल किए। यहाँ पर सवाल ये हो सकता था कि 0 से लेकर 19 तक कितने खिलाड़ियों ने स्कोर किया। मिसाल के तौर पर अगर एक खिलाड़ी है तो हमारा टेली मार्क एक दफ़ा आता, अगर दो खिलाड़ी होते तो हमारा टेली मार्क दो दफ़ा आता। अब फर्ज करें हम कहते हैं 20 से 39 तक जो स्कोर था वो हमारे चार खिलाड़ियों का था, तो हम टैली मार्क चार दफ़ा लगा देते और इसकी फ्रीक्वेंसी को लिखते चार। उसके बाद हमारे पास 40 से 59 तक फर्ज करें एक खिलाड़ी ने मतलब स्कोर किया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी वन हो गई। उसके बाद 60 से 79 तक हमारे पास दो खिलाड़ियों ने स्कोर हासिल किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी दो हो गई। उसके बाद 80 से 99 तक हमारे पास एक खिलाड़ी ने नंबर लिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी वन हो गई। तो ये हमारा क्या था? ग्रुप डाटा था। अभी हम इसकी फ्रीक्वेंसी और टेलीमार्क को देखते हैं। इसके बाद टेलीमार्क है, तो ये मैंने बता दिया है कि टेलीमार्क क्या होता है, उसका सिंबल क्या है, वो क्यों इस्तेमाल होता है। तो टेलीमार्क हमारे पास क्या है? एक सिंबल है इस तरह का। ये क्यों इस्तेमाल होता है? ये काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है और उससे हम फ्रीक्वेंसी हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, हमारे पास 0 से 19 तक स्कोर करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनकी तादाद है जी 6। ये टेलीमार्क का निशान ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, जो पांच होता है ना वो इस सिरे से लेकर हम ऐसे मैच करते हैं। तो ये एक ग्रुप जो हमारे पास टेलीमार्क का जो ग्रुप है ये वाला, तो ये पांच नंबर को ज़ाहिर करता है, यानी पांच की फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर करते हैं। अब ये आगे फिर उसी तरीके से हमारा दूसरा ग्रुप बनना शुरू हो गया। तो अब हमारे पास जो 0 से 19 तक स्कोर करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनकी तादाद है जी 6। अब 20 से 39 तक स्कोर करने वालों की तादाद 3 है, 40 से 59 तक स्कोर करने वालों की तादाद 1 है, 60 से 79 तक किसी मतलब ना खिलाड़ी ने नंबर नहीं किए, यानी 60 से 39 की रेंज में कोई खिलाड़ी नहीं है जिसका स्कोर 60 से 79 तक हो। उसके बाद 80 से 99 तक भी हमारा एक खिलाड़ी है। तो ये टेलीमार्क थे।
टेलीमार्क की जो कुल तादाद होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी की टेबल आ गई है। इधर से हमने इनकी काउंटिंग की, ये 6 हुए तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हो गई, ये 3 हुए तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। इसी तरह अब हमारे पास अगर ये नंबर 1 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो फ्रीक्वेंसी 0। ये भी एक नंबर था तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 हो गई। इस तरह से ये हम फ्रीक्वेंसी इसकी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हुई है, या इस क्लास के अंदर जो नंबर हैं वो कितने हैं, तो वो 6 हैं। इस क्लास के अंदर जो नंबर हैं वो कितने हैं, वो 3 हैं। तो इस तरीके से हम बाकी जो हमारी क्लासें हैं उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी है, आस्क द ऑब्टेन मार्क्स ऑफ क्लास 5 रिजल्ट। अब उसने कहा है आप इस तरह करें, जो क्लास 5 का रिजल्ट है, जो तलबा ने नंबर हासिल किए हैं, अब क्या करना है, पूछना है हमने किन से जी, ऑफ यूर ऑल क्लास फेलो एंड शो द रिजल्ट इन ग्रुप एंड अनग्रुप टेबल। अब आपके जो क्लास के तालिब इल्म हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनसे आपने रिजल्ट पूछना है कि उनके कितने नंबर आए हैं, और उनको आपने ग्रुप की शक्ल में भी बताना है और अनग्रुप की शक्ल में भी बताना है। अब इसकी ना मैं बता देता हूँ ये कैसे करेंगे। अगर हम हर तालिब इल्म का अलग-अलग रिजल्ट बताएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, अनग्रुप डाटा होगा। जैसे अभी हमने क्रिकेट की टीम के जो स्कोर देखे थे तो वो अनग्रुप डाटा था। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप अपने जो हैं तुलबा, उनका अलग-अलग रिजल्ट शो करेंगे तो वो इंडिविजुअल रिजल्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर जैसे वो टीम के स्कोर थे कि हमारे पास 1 से 20 तक या 19 से 40 तक, या इस तरह आप कोई क्लास बना लें यहाँ तक कितने बच्चों ने स्कोर किया है, तो इसमें भी आप उसका यूं कर सकते हैं कि कितने बच्चों ने ये नंबर हासिल किए, तो ये ग्रुप डाटा की आप टेबल बना लें। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, डाटा मैनेजमेंट से लेकर डाटा की टाइप्स, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा, तो यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ।